वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे, एक बार इस लेक्चर को देख लोगे तो फिर आसान हो जाएगा सारा क्वेश्चन करना। हाँ, तो चलिए देखते हैं कैसे केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि नाम ही है हमारा चैप्टर का क्या, केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा कि या तो केमिकल बॉन्ड किस तरह से होगा, मतलब हाउ केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म एंड व्हाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म। टू टाइप ऑफ क्वेश्चन अराउंड अराइज इन आवर माइंड दैट केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हाउ केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म एंड व्हाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म, क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड का फॉर्मेशन ही क्यों होता है, तो व्हाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म। इसका जो है टू रीजन है। एक तो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वन, एक रीजन क्या है कि दुनिया में हर चीज क्या हो चाहती है, स्टेबिलिटी गेन करना। क्या चाहती है, स्टेबिलिटी गेन करना। हर कोई चाहता है स्टेबल होना। तो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ही क्यों करता है, ताकि करके ये स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए स्टेबल होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है वो बताएगा कि कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्ड, व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म, टू गेट स्टेबलाइज, क्यों होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो फर्स्ट रीजन इज टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी गेन करेगा। लेकिन हर मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इसका, टू गेन स्टेबिलिटी, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, कम। तो रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी, तो रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होगा मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में पास पास आएगा, उसके बीच में अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है मतलब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए केमिकल बॉन्ड होता कितने टाइप का है, तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड के टू टाइप होता है। वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अदर इज वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का जो है एनर्जी अराउंड कितना होता है, 200 किलो जूल पर मोल के अराउंड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं फोर टाइप के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। पहला देखेंगे हम कौन सा है, फर्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड थर्ड इज मेटालिक बॉन्ड एंड फोर्थ वन इज आयनिक बॉन्ड। इसी ऑर्डर में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट, उसके बाद मेटालिक, उसके बाद आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आधा चैप्टर जो है इसी पे जो है हमारा चला जाएगा, इन दो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में। हाँ, तो वीक बॉन्ड जो है कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। वीक बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप। इसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 2 से 42 किलो जूल। अब 2 से 42 किलो जूल, इसमें दो टाइप क्या है, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है वैंडरवाल बॉन्ड। तो वैंडरवाल बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, फर्स्ट इज वैंडरवाल बॉन्ड, इसकी एनर्जी कितनी होती है वैंडरवाल की, 2 से 8 किलो जूल पर मोल, 2 to 8 किलो जूल पर मोल होता है। एंड नेक्स्ट इज सेकंड, इसका टाइप क्या है वीक बॉन्ड का सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी एनर्जी कितनी होती है, 8 से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल। हाँ, तो इसके बारे में जो है हम पूरे चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड के बारे में, उसके बाद आयनिक बॉन्ड के बारे में, फिर वैंडरवाल, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, वीक बॉन्ड के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई दो मॉलिक्यूल आपस में पास में आता है और उन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए दो मॉलिक्यूल पास में आएगा तो क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल F और F के बीच में, मान के चलिए फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। तो कैसे बॉन्ड बनेगा, जब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होगा तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मान के चलो इस फ्लोरीन के पास क्या है, इस फ्लोरीन के पास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का,
9। तो इसके सेंटर पे 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कितने घूम रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं। फिर दूसरा भी क्या है, दूसरा फ्लोरीन के सेंटर में क्या है, 9 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, और इसके चारों ओर कितने घूम रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन दो फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन, दो टाइप का फोर्स लगेगा। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन इस 9 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भेजाएगा, बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अब ये 9 प्रोटॉन भी इस 9 प्रोटॉन को क्या करेगा, दूर भेजाएगा, मतलब रिपेल करेगा। लेकिन ये 9 प्रोटॉन देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यस खींचेगा। ये इस पे 9 प्रोटॉन है, इस पे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यस यहाँ पे अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन, और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, और यहाँ पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन, और यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन, यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन। अगर नेट हमारा, अगर मान के चलो नेट अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, ये दो मॉलिक्यूल दूर दूर था, दूर दूर था, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ ये वाला था, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ ज्यादा है, अभी मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है, अभी इसके बीच में उतना ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही इसने अट्रैक्शन शो किया, थोड़ा पास आया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही डिक्रीज होगी, ये एनर्जी का ग्राफ है, ये बॉन्ड लेंथ का ग्राफ है, एनर्जी जैसे डिक्रीज हुई, मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल, और पास पास आया, और नजदीक आया, इसमें क्या हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो जैसे मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल पास पास आता है, दो एटम पास पास आता है, उसके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। यहाँ पे दूर दूर है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ये जीरो है, जीरो के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव में ये सबसे कम एनर्जी ये वाली है, सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौशल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड। कौशल लुईस ने क्या, कौन सा अप्रोच दिया कि केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। तो इसने क्या बोला कि ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, कोई भी एटम कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब क्या, सेल कंप्लीट करने के लिए एक्चुअल में बोलना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास नियरेस्ट सेल कौन सा है, नियरेस्ट सेल फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, इसलिए हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, ना के ऑक्टेट। बाकी सेकंड का देखेंगे तो सेकंड में जो है ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। ना अब ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, लुईस एंड कौशल ने कैसे बताया, या तो लूज करके या गेन करके, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। लूज और गेन करेगा तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, शेयर करेगा तो किसका होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। चलो देखते हैं कि ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करता है कौशल लुईस स्ट्रक्चर से। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे H2O, एग्जांपल क्या है H2O। H2O में अगर हम ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। अब ये हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 होता है। अब हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक खुद का होता है, एक ही मिल जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा, ये इसका कंप्लीट हो गया और ये इसका कंप्लीट हो गया, डुप्लेट। अब देखो ऑक्सीजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन को, एक एक तो लेगा भी, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है बीच में, जितना देगा इलेक्ट्रॉन उतना लेगा भी, एक एक इसको दिया है ना, एक एक इससे लेगा भी। तो अब जो देखो ऑक्सीजन के पास खुद का कितना बॉन्ड है, खुद का इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के कितना है खुद का, 6, तो 6 घर वाली और 2 ये हाइड्रोजन के, 6 घर वाली 2 बाहर वाली, टोटल कितने हो गए, 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, मतलब 1 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, दो एटम के बीच में अगर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, या एक एटम के टर्म में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो रहा है एक एटम से, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
यहाँ पे भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसमें कितना होगा, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्यों किया, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना था। खुद के पास 6 था, 2 की जरूरत थी, शेयर कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा शेयर करके इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट नाइट्रोजन का देखेंगे। नाइट्रोजन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, इधर भी डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, इधर भी डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। हाइड्रोजन तो डुप्लेट किया, मतलब 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो नाइट्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन तो लेगा भी। तो ये भी क्या हो गया, नाइट्रोजन के घर वाली कितना इलेक्ट्रॉन है, घर की कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब खुद का कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 घर वाली और 3 बाहर वाली, टोटल कितना आ गया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, 5 खुद का है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब नाइट्रोजन 3 क्यों बना रहा है, ऑक्सीजन 2 क्यों बना रहा है, क्योंकि इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए 2 शेयर करता है, इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब क्या हर मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, हर मॉलिक्यूल जो है अपना बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है फेल हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन बहुत सारे आते हैं ऑक्टेट रूल के। ऑक्टेट रूल ओनली एंड ओनली फॉलो कौन करता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बाद थर्ड एंड फोर्थ पीरियड का एलिमेंट जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो सेकंड पीरियड का सारे के सारे जो है मैक्सिमम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला होता है, लेकिन सुपर ऑक्टेट नहीं होता सेकंड पीरियड वाला। हाँ, तो चलिए देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में पहला आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल नेचर में पाए जाते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। एग्जांपल अगर हम मान के चलो BeCl2, एग्जांपल इज BeCl2, या फिर BF3, ये मान के चलो BF3। इसमें देखेंगे वैलेंस सेल में बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ये मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है। वैलेंस सेल ऑफ बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। और Cl के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है, 7। तो इस क्लोरीन को कितना चाहिए, 2 Cl है ना, तो 1 Cl इधर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इस क्लोरीन को कितना चाहिए, 7 खुद का है, तो एक ही तो चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये 7 है तो एक ही चाहिए ना। अब बोरोन को देखो, एक इधर दिया है तो इधर से एक लेगा, एक इधर दिया है तो इधर से लेगा। यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। बोरोन का देखो, 2 खुद का इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर से आया, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीट ऑक्टेट नहीं, ऑक्टेट से कम है, 8 से कम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट देखेंगे BF3। सिमिलरली अगर BF3 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, BF3 में बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। एंड फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और इधर भी एक फ्लोरीन मान के चलो, 3 फ्लोरीन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी एक फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस फ्लोरीन के पास 7 खुद का है, तो कितने की जरूरत है, 1 की, 1 शेयर कर लेगा। इस फ्लोरीन के पास भी 7 है, 1 शेयर कर लेगा, इसके पास भी 7 है, 1 शेयर कर लेगा। अब ये बोरॉन देखो, तीनों को 1-1 दिया है, तीनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा। अब इन दोनों में देखो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ पे 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ 1 बॉन्ड का, यहाँ पे 1 बॉन्ड का। अब बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 तो खुद का, 3 शेयरिंग से आया, टोटल इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 क्या ऑक्टेट है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नहीं है, ये लेस देन ऑक्टेट है, मतलब ये भी क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या इसको क्या बोलते हैं, हाइपो ऑक्टेट, ऑक्टेट से कम हो गया ना, दैट्स व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन, एक्सपेंशन ऑक्टेट, या इसी को क्या बोला जाता है, सुपर ऑक्टेट। क्या बोला जाता है, सुपर ऑक्टेट। मतलब क्या कि ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, कौन सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं PCl5 या SF4, ये सब एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो ये सब एग्जांपल किसका है, सुपर ऑक्टेट का। तो चलिए हम PCl5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? फास्फोरस के वैलेंस शेल में भी कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये सारे के सारे जो है आर्सेनिक, ये सारे के सारे 15th ग्रुप में आता है। इसमें सारे में जो अगर एक ग्रुप का कोई मेंबर है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। इसमें पी में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 5। अब सीएल में देखो कितने सीएल है? 5 सीएल। तो सीएल में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 होता है। नेक्स्ट सीएल देखेंगे, इसमें भी कितना होगा? इसमें भी कितना होगा? 7। टोटल सीएल कितना है? टोटल सीएल इज 5। तो 5 सीएल बना लो यहाँ पे, एक इधर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट सीएल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो टोटल कितना सीएल बन गया? भी एक कम है क्या? एक सीएल इधर से ले लेगा, दूसरा सीएल इधर से ले लेगा, तीसरा सीएल इधर से ले लेगा, चौथा इधर से। 5 सीएल है। 5 सीएल के बीच में देखो अब जो है फास्फोरस का खुद का कितना है इलेक्ट्रॉन? 5। और 5 जो है शेयर करके लाया है, 5 शेयर करके लाया है, 5 खुद का और 5 शेयर से। टोटल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास यहाँ पे कितना हो गया? 10। 5 खुद का है, 5 शेयर से लाया, मतलब एक एक दिया है सबको, तो एक एक सबसे लेगा भी, तो इसका कितना हो जाएगा? 10। 10 इज ऑक्टेट। 10 8 है क्या? ऑक्टेट मतलब 8 नहीं, ये 8 से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंशन ऑक्टेट। दिस इज सुपर ऑक्टेट, एग्जांपल ऑफ सुपर ऑक्टेट। नाउ देखते हैं SF4। ये भी मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है, बट ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं करता है। चलो SF4 का देखेंगे। एस में सल्फर में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, टेरियम, ये सारे के सारे जो है सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सेम। ऑक्सीजन में कितना होता है? 6। इसमें भी कितना होगा? 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें फ्लोरीन कितना है? 4। तो एक फ्लोरीन मान के चलो इधर है। फ्लोरीन के बैलेंस शेल में कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक ही चाहिए ना इसको, 7 होता है। फ्लोरीन को 7 होता है, 7। अब इसको जो है 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस फ्लोरीन को अब कितना चाहिए? 1। 1 शेयर कर लेगा, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, 1 1 शेयर कर लेगा। एक एक शेयर किया है सल्फर से, तो सल्फर भी एक एक सबसे लेगा। तो सल्फर का खुद के पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन, और 4 जो है शेयर करके आया है, 6 खुद का और 4 शेयर से, टोटल कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीट ऑक्टेट? नो, इट्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सॉरी सुपर ऑक्टेट। ये 10 8 से जो है ज्यादा हो गया, इसलिए ये जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट देखते हैं ओड इलेक्ट्रॉन। क्या ओड इलेक्ट्रॉन में भी ऑक्टेट होता है? नहीं, इसमें भी अनकंप्लीट और सुपर ऑक्टेट दोनों हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ओड। फॉर एग्जांपल NO2 देखते हैं। NO2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह से बनता है? अगर देखेंगे नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखेंगे ये नाइट्रोजन क्या करता है? एक ऑक्सीजन के साथ तो क्या कर लेता है? डबल बॉन्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। हाँ, तो ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा? इससे 2 की शेयरिंग, जब 2 की शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो दूसरा ऑक्सीजन जो अगर मान के चलो यहाँ पे है, अगर इसको भी कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके पास भी 6 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा तो नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नाइट्रोजन भी उससे 2 लेगा। इसके पास खुद का कितना हो जाएगा? 5, तो ये इधर से है, एक इधर 2 इधर, कितना हो जाएगा? 7, और 2 इधर 9। 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड में 8 से ज्यादा नहीं होता है, इसमें 8 से ज्यादा हो सकता है, बिकॉज दिस इज थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसमें 8 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो नाइट्रोजन के पास क्या हो गया? खुद का तो 5 है और 2 इधर से शेयर किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें? 7। 7 इज ओड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नेक्स्ट देखते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर मान के चलो डी ब्लॉक का एलिमेंट ले ले, फॉर एग्जांपल Zn+2, Zn+2 या Cu+1, ये सब क्या होता है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। कैसे? इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18 होगा। तो 18 वाला जो है क्या कहलाता है? अगर 8 होता है तो ऑक्टेट रूल कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे देखते हैं? अगर Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आता है? आर्गन, आर्गन के बाद क्या आता है? सॉरी 1s2 2s, मतलब क्या? 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6 और 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्योंकि 4s2 का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा +2 में से। तो थर्ड सेल में, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी से हम डिसाइड करते हैं। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 में 2 यहाँ पे s में, 6 इसमें है, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 10 d में है, 3d में ही है ना, तो टोटल क्या हो गया 18। तो ये क्या फॉलो करता है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम वैलेंसी। वैलेंसी होता क्या है एक्चुअल में, वैलेंसी इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है। पहले ऐसे बुक में लिखा हुआ था कि वैलेंसी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन फर्स्ट इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है, वैलेंसी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। लेकिन न्यू कंसेप्ट क्या कहता है कि वैलेंसी क्या होता है, tendency of an atom, valency is actually tendency of an atom to lose or gain electron to complete its octet। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लूज करेगा। उसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, वही क्या कहलाता है, इसकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड पीरियड लेते हैं, सेकंड पीरियड में क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। हाँ, तो यहाँ पे देखो इसके वैलेंसी, इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 2s1 इसमें आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2s2 एंड 2p 1 ये आ जाएगा, 2s2 एंड 2p 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2s2 एंड 2p 3 आ जाएगा, दिस इज 2s2 एंड 2p 4 आ जाएगा, ये 2s2 एंड 2p 5 आ जाएगा, एंड दिस इज 2s2 एंड 2p 6 आ जाएगा। अब क्या होगा देखो, इसको अगर नोबेल गैस बनना है, हर कोई क्या चाहता है, अपना सेल कंप्लीट करना ताकि नोबेल गैस बन जाए। इसको अगर नोबेल गैस बनना है तो या तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या फिर क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 1 लूज करना बेहतर है या 7 गेन करना, 1 लूज करना, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी 1। अगर इसमें बेरिलियम का देखेंगे तो इसको 8 होने के लिए, इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 8 होने के लिए या क्या करना पड़ेगा, 6 गेन करना पड़ेगा, या फिर इधर वाला नोबेल गैस बनने के लिए 2 लूज करना पड़ेगा। ये 6 गेन करेगा या 2 लूज करेगा, 6 गेन करना आसान या 2 लूज करना, 2 लूज करना, इसलिए ये 2 लूज करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 2। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s में है, 1p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होने के लिए कितना चाहिए, इसमें 5 चाहिए, 3 है, 8 होने के लिए 5 चाहिए, या पीछे वाला नोबेल गैस बनने के लिए इसको कितना लूज करना पड़ेगा 3, तो ये भी क्या करेगा, 3 लूज करेगा या 5 गेन करेगा, 3 लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 3। अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 में या तो 4 गेन करे या 4 लूज करे, बात बराबर है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 3p में, तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, नाइट्रोजन के पास, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 5 लूज करना इसके लिए बेहतर होगा या 3 गेन करना, 3 गेन करना, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि वैलेंसी क्या होता है, या तो लूज करना या गेन करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना के टेंडेंसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी। तो ये क्या करेगा, 3 गेन कर लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कितना है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 6 लूज कर देगा नोबेल गैस बनने के लिए या 2 गेन करेगा, 6 लूज करेगा या 2 गेन करेगा, 2 गेन कर लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 2। यहाँ पे देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 एंड 5 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब या तो 1 गेन करेगा 8 कंप्लीट होने के लिए नोबेल गैस बनने के लिए, या 7 लूज कर देगा, क्या करेगा 1 गेन कर लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 1। अब ये देखो नोबेल गैस, ये ऑलरेडी नोबेल गैस है, ये लूज करेगा गेन करेगा, कुछ नहीं करेगा तो इसका वैलेंसी कितना हो जाता है 0, नोबेल गैस का वैलेंसी कितना हो जाएगा 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। क्लियर, वैलेंसी समझ में आया क्या होता है वैलेंसी, वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज, गेन भी कर सकता है लूज भी, इधर वाला क्या कर रहा है लूज, इधर वाला क्या कर रहा है गेन,
टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट आर नोन एज वैलेंसी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है। अभी लुईस फॉसिल स्ट्रक्चर ने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि लूज और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा फॉर्मेशन होता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं O2। O2 में जो है कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे मान लो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे मान लो। इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 चाहिए, तो इधर से 2 गेन कर लेगा। अब इसको भी कितना चाहिए, इसको भी तो 2 चाहिए क्योंकि इसका भी 6 है, तो ये भी क्या करता है, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो क्या इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई या दो दो की, इसके बीच में बॉन्ड कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए इसके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इसको दिया है तो 2 इससे लिया भी है, इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अगर एक ही दे रहा है तो उसको म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कहेंगे, इसमें दोनों का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है ना, इसके बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बनेगा, बाद में सिग्मा पाई पढ़ेंगे कैसे, कौन सा सिग्मा कौन सा पाई बनेगा। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे ऑर्बिटल कांसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल कांसेप्ट कैसे बताता है कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ऑर्बिटल कांसेप्ट क्या कहता है कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो वैलेंस ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही केस में पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, बाय जब जो है अपोजिट स्पिन वाला आपस में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, इसी को अगर हम समझें कि ऑक्सीजन में जो है कैसे जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑर्बिटल कांसेप्ट में, हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑक्सीजन का जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंस शेल का 2s2 2p4 होता है। तो इसको अगर हम ऑर्बिटल में पुट करेंगे तो s में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2, एंड p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसमें बैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3। नेक्स्ट इस ऑक्सीजन का भी हम अगर निकालेंगे तो इस ऑक्सीजन का भी क्या होता है, इस ऑक्सीजन में भी 2s2 मतलब 2s में होगा, और p में कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4। अब ये देखो यहाँ पे ये अनपेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, यहाँ पे ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, तो ये वाला इसके अपोजिट स्पिन में यहाँ पे चला जाता है, ये यहाँ पे चला जाता है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, क्योंकि और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होता है, कोवेलेंसी एक्चुअली नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम आर नोन एज कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। एक एटम के थ्रू कितना जो है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वही उसकी क्या कहलाती है, कोवेलेंसी कहलाती है। क्लियर। तो चलिए कोवेलेंसी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो इन 4 एटम का जो है हम बॉन्ड बना करके देखते हैं कि कैसे कोवेलेंसी जो है अलग अलग। नाइट्रोजन का हमने पढ़ा है पहले ऑक्टेट रूल से, ये जो है 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, नाइट्रोजन 3 से ज्यादा नहीं, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 4 बना लेता है, लेकिन फास्फोरस 5-5 बॉन्ड बनाता है। रीजन बिहाइंड इज कोवेलेंसी। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, ये वाला जो है लिख लिया होगा आई थिंक, इसको मिटा दो, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना। क्लियर। तो चलिए कोवेलेंसी को यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो नाइट्रोजन में जो है हमारा मान के चलिए NH3 या फिर NCl3 तो बनता है, ये बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है। PCl3 भी बनता है, और PCl5 भी बनता है। क्यों बनता है, देखिए हम ये इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, कोवेलेंसी। तो चलिए NCl3 का अगर हम एग्जांपल बनाएंगे तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3।
3, 2s2 2p3। तो 2s2 2p3 का अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, p में 3 है, p में 1 2 3 है। अब जो है एक Cl आता है, एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें ला करके डाल देता है अपोजिट स्पिन का, तो इसके बीच में एक Cl और एक नाइट्रोजन के बीच में बन जाता है। दूसरा Cl यहाँ पे पेयरिंग करके एक बॉन्ड बन जाता है। तीसरा Cl यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर करके जो है बॉन्ड बन जाता है। हाँ, तो 3 Cl तो बन गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है, तो नेक्स्ट Cl ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 2d एब्सेंट होता है। ये क्या होता है, 2s2p, 2d एब्सेंट होता है ना, 2d प्रेजेंट ही नहीं होता, d2 नहीं होता, d3 से स्टार्ट होता है, इसलिए 2d एब्सेंट। अगर पूछेगा कोई कि नाइट्रोजन 3 से 4 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, NCl एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 2d इज एब्सेंट। यहाँ पे 2d एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये एक्साइट होकर के यहाँ पे नहीं आता। लेकिन PCl5 एग्जिस्ट करता है, कैसे देखो, PCl5 और PCl3, अगर PCl3 का हम देखेंगे तो PCl3 में हमारा क्या आता है, 3s2 3p3। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3। लेकिन एक Cl आएगा तो इसके साथ पेयर कर लेगा, दूसरा Cl इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेगा, तीसरा Cl इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेगा। लेकिन अगर हम PCl5 की बात करें, PCl5 में बात करें तो s में तो 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक s में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p में 3, ये 3s है ना, दिस इज 3s एंड दिस इज 3p, और इसमें 3d भी क्या होता है, खाली होता है, 3d भी क्या होता है, खाली, क्योंकि 3d एग्जिस्ट करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ करके एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला जाता है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस केस का अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, फास्फोरस के केस में 1 2 3 4 5, एक s में होता है, 3p में 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके कहाँ पे आ गया है, d में आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 5। तो फास्फोरस कितना बॉन्ड बना लेता है, 5। रीजन बिहाइंड इज बैक एंड d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन फास्फोरस बट एब्सेंट इन नाइट्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, सेम बात है यहाँ पे भी। यहाँ पे तो मान के चलो OF2 बनता है, लेकिन OF4 नहीं बनता है। सिमिलरली SF2 भी बनता है, SF4 भी बनता है, दोनों बनता है, SF6 भी बनता है। तो रीजन बिहाइंड इज सेम, इसकी कोवेलेंसी इंक्रीज हो जाती है सल्फर की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। 3d का ये थर्ड पीरियड का ना, तो थर्ड पीरियड में जो है 3d प्रेजेंट होता है, 3d प्रेजेंट, दैट्स व्हाई कोवेलेंसी इंक्रीज। एंड ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 से ज्यादा नहीं होती, बिकॉज 2 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं एक्साइटेड स्टेट में भी, क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कोवेलेंसी, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस किस चीजों को जो है बताता है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड का। तो कोवेलेंट बॉन्ड गैसियस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। फॉर एग्जांपल F2 एंड Cl2 को देखेंगे, F2Cl2 इसका स्टेट कैसा होता है, गैसियस स्टेट होता है, और इसका ब्रोमीन का स्टेट कैसा होता है, लिक्विड होता है, एंड आयोडीन का स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट देखेंगे कोवेलेंट सॉलिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोवेलेंट सॉलिड। हाँ, जैसे पी ब्लॉक में जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर पी ब्लॉक बोर्ड के सिलेबस में होता तो। हाँ, लेकिन पी ब्लॉक जो है अभी थोड़ा डिलीट कर दिया गया बोर्ड के सिलेबस से। हाँ, लेकिन नीट में है। तो कोवेलेंट सॉलिड जो है लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। जनरली जो है आयनिक बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर होता है कोवेलेंट से, लेकिन कोवेलेंट सॉलिड का जो है बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। डायमंड देखो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन द वर्ल्ड, सबसे क्या होता है, डायमंड। तो डायमंड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। रीजन बिहाइंड इज इसका 3D गेंट स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद ग्रेफाइट भी देखोगे, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, AlN बनाता है, SiC, इसको क्या बोला जाता है, कार्बोरेंडम भी बोला जाता है इसको, SiC को कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, या फिर इसको आर्टिफिशियल डायमंड भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल डायमंड, डायमंड के नाम पे इसको मार्केट में बेचा जाता है। क्लियर। SiO2 इसको क्या बोला जाता है, ग्लास, क्या बोला जाता है, GYLAS, ग्लास। SiO2 इसका भी 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है,
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है 3D स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे वीक टाइप का बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में। किस टाइप का होता है? वैन डर वाल फोर्स। ये आसानी से जो है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? I2 सॉलिड, सॉलिड आयोडीन, या फिर सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 ड्राई आइस भी बोला जाता है इसको, सॉलिड CO2 को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद देखेंगे कंडक्टिविटी, कि क्या हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कंडक्टिविटी भी शो करता है। जनरली मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ या बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। बट few polar compound due to ionizations conduct electricity। कुछ जो है क्या करता है? आयनाइज होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लाइक वाटर, वाटर जो है ब्रेक होकर के किसमें? H3O+ में चला जाता है, और यहाँ पे आयन बन गया ना, और H+ OH- में भी टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो आयन का फॉर्मेशन हो गया। आयन जो है कंडक्टिविटी होता है, आयन कंडक्टिविटी शो करता है। जनरली आयन सारे के सारे जो है कंडक्टिव होता है। लिक्विड अमोनिया भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NH4+ में, आयन में कन्वर्ट हो गया ना, तो आयन वाला जो है, आयन मतलब चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट कैरी करेगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये भी क्या करता है? शो करता है कंडक्टिविटी। हाँ। नेक्स्ट HCl इन वाटर। वाटर के अंदर अगर HCl को डालते हैं तो HCl टूट जाता है किसमें? H+ और Cl- में, आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं सोल्युबिलिटी, या कोवेलेंट कंपाउंड सोल्यूबल होगा। तो देखते हैं सोल्युबिलिटी क्या होता है। सोल्युबिलिटी में एक टर्म होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व, डिसॉल्व लाइक। हाँ। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब कि नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा, एंड पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेगा, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेगा। लाइक हमको देखते हैं कि पेट्रोल डीजल ये सब जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये सब क्या होता है? केरोसिन, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व होगा, एंड वाटर इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक डिसॉल्व नहीं होता। वाटर के अंदर जितना भी आयनिक कंपाउंड है, NaCl, KCl, नमक, पानी, नमक, चीनी, ये सारे के सारे ले लो, ये सारे के सारे वाटर में क्या होता है? डिसॉल्व होता है, बिकॉज दीज आर आयनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक मटेरियल, नमक क्या होता है? NaCl या KCl, ये सब के सब क्या होता है? इनऑर्गेनिक, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इसमें हम क्या बोलेंगे? लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है, एंड पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है। हाँ। तो जितने भी केरोसिन डीजल है, ये मिथेनॉल, बेंजीन, इन सब में डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ये सब क्या है? ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट देखेंगे आइसोमेरिज्म। क्या कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है? यस। कोवेलेंट कंपाउंड कैसा होता है? रिजिड होता है एंड डायरेक्शनल होता है। इसकी वजह से ये क्या करेगा? आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। क्लियर। अगर आइसोमेरिज्म शो करता है मतलब डायरेक्शन होता है, दैट्स व्हाई आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिया किसने था? प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लॉन्डन, लेकिन एक्सप्लेन किसने किया था? पॉलिंग एंड स्लेटर ने। हाँ। अब ये होता क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम। दो एटम के बीच में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होता है, उसी को एक्सप्लेन कौन करता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड के पास कैसा होता है? डायरेक्शनल। अभी पढ़े थे ये अंडर डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में आता है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा ना कुछ, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। स्ट्रेंथ ऑफ और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। आगे पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल एंड कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। हाँ। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये डिपेंड करता है किस पे? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, मतलब कितना ज्यादा ओवरलैप किया है एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर, इस पे डिपेंड करता है कौन? कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कि कितना स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड ऑन। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब वो ऑर्बिटल कैसा है। PDFR कैसा होता है? ये सब ऑर्बिटल डायरेक्शनल, एक का शेप कैसा होता है? डंबल, एक का डबल डंबल, एक का डिफ्यूज, ये सब जो है क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। इसलिए इसमें क्या होता है? मोर ओवरलैपिंग, ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करेगा इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, इसमें ओवरलैपिंग क्या होगी? सबसे कम होगी एस ऑर्बिटल में। अब नेचर ऑफ ओवरलैपिंग को देखेंगे तो को एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता है या कोलेटरल ओवरलैपिंग हो सकता है। को एक्सियल मतलब एक ही एक्सिस पे दोनों ऑर्बिटल आकर के टकरा रहा है। अभी बताएंगे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसमें जो है क्या आएगा? कोवेलेंट एक्सिस, एक ही एक्सिस पे दोनों का जो है हेड ऑन कोलिजन होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोएक्सियल इंटरेक्शन। अगर एक का हेड इधर एक का हेड इधर है, इसको कोलेटरल इंटरेक्शन कहते हैं।
कोलेटरल से पाई का फॉर्मेशन होता है एंड कोएक्सियल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ाएंगे, कोएक्सियल में ज्यादा ओवरलैपिंग होता है, कोलेटरल में कम ओवरलैपिंग होता है, इसलिए कोएक्सियल वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आता है एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, अगर एन की वैल्यू इंक्रीज करती है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी क्या होती है, हमारा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1 1 वाला अगर ओवरलैप कर रहा है, मान के चलो 1 1 मतलब H2 आपस में इसका जो है ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें भी 1s इलेक्ट्रॉन 1s1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें भी 1s1, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 एंड 2 के बीच में। 1 एंड 2 के बीच में मान के चलो क्या होता है HF, तो H में क्या हो जाएगा, या फिर HLI ले लें, H में कितना होता है 1s1, F में क्या होता है 1s2 2p5, तो यहाँ पे P और S आपस में ओवरलैप कर रहा है। मान के चलो 1s एंड 2p, 1s 2p किसका एग्जांपल हो गया, मान के चलो HF, और 2s एंड 2p, 2s 2p क्या हो जाएगा लाइक LiF, एंड 3s एंड 3p लाइक NaCl। तो ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसका n की वैल्यू कम होगी, इसमें n की वैल्यू कम होती है, ओवरलैपिंग ज्यादा, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो ओवरलैपिंग पे ही डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर n की वैल्यू मान के चलो सेम है, सेम ही पीरियड से बिलोंग कर रहा है सारा एटम, तो इस केस में जो है 2p वाला ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2p2s एज कम्पेयर टू 2s बिकॉज 2p ऑर्बिटल क्या होता है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा तो ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगा, इसलिए इसमें दोनों जो है आपस में डायरेक्शनल बॉन्ड जो है आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छा होगा, यहाँ पे बॉन्ड अच्छा बनेगा, स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा आएगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। यहाँ पे एक तो डायरेक्शनल है दूसरा नॉन डायरेक्शनल है, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे दोनों नॉन डायरेक्शनल है तो यहाँ पे सबसे कम ओवरलैपिंग होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या आ जाएगा 2p अगर सेम m की वैल्यू है, n की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो जिसकी n की वैल्यू कम वहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितने टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ओवरलैपिंग से, तो मान के चलो 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड एक होता है पाई, एक डेल्टा भी होता है लेकिन उसको वो जो है अभी नहीं देखते। हाँ, तो सिग्मा जो है क्या होता है, सिग्मा एस ओवरलैपिंग से होगा या एसपी ओवरलैपिंग से होगा या पीपी ओवरलैपिंग भी अगर कोएक्सियल हो रहा है, मान के चलो पीजेड कोएक्सियल इंटरेक्शन बोला जाता है, तो उस केस में भी क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड कैसा होता है कोलेटरल इंटरेक्शन से, मान के चलो एस ऑर्बिटल को देखेंगे, एस ऑर्बिटल हमारा कैसा होता है स्फेरिकल इन शेप, और दूसरा एस ऑर्बिटल भी हमारा कैसा होता है स्फेरिकल, तो इसके बीच में जो है इंटरेक्शन होगा ऑलवेज, इसके बीच में कोई डायरेक्शन ही प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा इंटरेक्शन होगा कोएक्सियल या हेड ऑन कोलिजन ही होगा, इससे किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एस एस आपस में बॉन्ड बनाएगा कैसा सिग्मा बॉन्ड। अगर एस पी भी देखेंगे तो एस तो नॉन डायरेक्शनल है, पी कोई भी डायरेक्शन हो तो ये जो है आकर के हेड ऑन कोलिजन ही करेगा, तो कैसा बॉन्ड बनेगा एसपी से भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। अब पी में या पी डी में जो है क्या बनता है, अब O2 में देखेंगे, O2 में जो है एक जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है आगे देखेंगे। क्लियर? हाँ, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को देखेंगे, इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है, देखो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। चलो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब 2 एक्सिस में जो ऑर्बिटल होगा, मान के चलो ये ऑर्बिटल है, ये मान के चलो px, ये pz है, दिस इज z एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, और दूसरा भी ये मान के चलो z एक्सिस वाला है, दिस इज आल्सो z एक्सिस। तो z एक्सिस वाला अगर ऑर्बिटल आपस में पास पास आता है तो इसका हेड इसके हेड से आपस में कोलाइड करेगा, तो इस टाइप का बॉन्ड जो फॉर्मेशन करेगा उसको क्या बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन कोलिजन कह सकते हैं, इसका हेड इसके हेड से टकराएगा, हेड ऑन कोलिजन कह सकते हैं, जिसकी वजह से किसका बॉन्ड किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का। नेक्स्ट देखेंगे पाई बॉन्ड किससे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग या कोलेटरल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। कैसे बनता है देखो, मान के चलो ये एक हमारा z एक्सिस है, z एक्सिस पे इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का मान के चलो फॉर्मेशन हो गया है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का। अब ये मान के चलो x कितने x मतलब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, वन इज pz px एंड py, तो ये मान के चलो z एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस, तो z एक्सिस से तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया सिग्मा का हेड ऑन कोलिजन से। अब यहाँ पे मान के चलो क्या होगा
पी एक्स प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भी मान के चलो क्या प्रेजेंट होगा, पी एक्स। ये मान के चलो पी एक्स है, दिस इज पी एक्स एंड दिस इज ऑल्सो पी एक्स। अब पी एक्स और पी एक्स के बीच में देखो हेड ऑन कोलिजन होगा नहीं, इसके और इसके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, कोलेटरल इंटरेक्शन। कोलेटरल इंटरेक्शन से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। तो किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का, फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग। कौन सा फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट देखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर स्ट्रॉन्गर। इसमें देखो हेड ऑन कोलिजन होता है, इसका हेड इसके हेड से आपस में टकरा रहा है, तो इसका हेड इसके हेड से आपस में टकरा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होता है, यहाँ पे वीक ओवरलैपिंग, क्योंकि इन दोनों के बीच में उतना अच्छा से ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है पाई बॉन्ड में। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे फ्री रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो आपस में रोटेशन आराम से होता रहता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड आराम से रोटेट करता है। इन फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड आर नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड के अराउंड जो है फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पाई होता है तो उसका रिस्ट्रिक्शन रोटेशन को बंद कर देता है, तो उस केस में जो है अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिग्मा भी तब रोटेट नहीं कर पाता है। क्लियर। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है इसका होता है, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड जहां पे भी प्रेजेंट है वो सिग्मा है, ऑलवेज जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सिग्मा होगा। लेकिन पाई बॉन्ड कभी इंडिपेंडेंट प्रेजेंट नहीं होगा, सिग्मा के साथ ही प्रेजेंट होगा ऑलवेज एंड ऑलवेज, क्योंकि इतना वीक होता है कि सिग्मा के बगैर इसका वजूद ही कुछ नहीं है। हाँ, जब सिग्मा आएगा तो नेक्स्ट बॉन्ड अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एक उसमें ऑलवेज सिग्मा होगा, एक के बाद अगर है कोई डबल या ट्रिपल, मान के चलो O2 में अगर सिंगल बॉन्ड है, मान के चलो H2O2 है, इस टाइप से बॉन्ड बनेगा, इसमें सारे सिंगल है तो सिग्मा ही होगा। लेकिन सिर्फ O2 है तो O और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना, एक सिग्मा पहले बनेगा ही बनेगा, उसके बाद पाई बनेगा। तो पाई का जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, सिग्मा का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अगर मान के चलो ऑक्सीजन जो है हमारा यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है हमारा यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, मान के चलो ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। इस भी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो ये ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इस ऑक्सीजन को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कितना बॉन्ड बन गया, 2। इस पे बॉन्ड पेयर कितना आ गया, 2। अब इसके पास बचा हुआ जो है, मान के चलो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पेयर कितना है, इसके बीच में क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर है। या फिर दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, और लॉन पेयर कितना बच गया, यहाँ पे 2 लॉन पेयर, यहाँ पे भी कितना, 2 लॉन पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे H2O2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो O और यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो देखो ऑक्सीजन के पास खुद का 6 है, एक यहाँ से शेयर करके ले लेगा, 7 हो जाएगा, फिर भी 8 नहीं होगा ना, तो एक यहाँ से शेयर कर लेगा। हाँ, अब 8 कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन को देखो 6 खुद का है, एक यहाँ से शेयर किया, एक इधर से शेयर करेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 6 खुद का, एक इधर से 8 हो गया। अब इन दोनों के बीच में देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा आ जाएगा, O सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे लॉन पेयर कितना बच गया, एक लॉन पेयर यहाँ पे, 1 लॉन पेयर यहाँ पे, एक लॉन पेयर यहाँ पे, और इसमें भी कितना लॉन पेयर बन गया, 1 लॉन पेयर यहाँ पे, 1 लॉन पेयर यहाँ पे। तो इसमें देखो कि यहाँ पे लॉन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। तो हमारा रिपल्सन इलेक्ट्रॉन है ना, ओवरऑल इसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये बॉन्ड ये लॉन पेयर इस लॉन पेयर को भी रिपेल कर रहा होगा, दूर भेजा रहा होगा, रिपल्सन मतलब दूर भेजना। और ये बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपल्सन कर रहा होगा, और लॉन पेयर को भी रिपल्सन कर रहा होगा, क्योंकि लॉन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है। तो किसमें ज्यादा रिपल्सन होता है वो अगर बताऊं मैं, सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लॉन पेयर में, लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद किसमें होता है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में उसके बाद रिपल्सन होता है। और सबसे कम किसमें होता है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन होता है। तो ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा VBT।
क्या कंप्लीट हुआ? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे बनता है एक बार और मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए मैं बाद में करूंगा हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में। हाँ, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े, बीबीटी पढ़े और लुईस स्ट्रक्चर पढ़े, थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो होप ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन एमओटी दोनों टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है, इसलिए होप